कास्टिंग काउच की बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, तो सीधा बोलने का है कि कास्टिंग काउच के बारे में। So, मेरे पास 7,833 मैसेजेस, 7,833 मैसेजेस अनरेड है। अब ये कौन से हैं ये ये messages? वही वाले हैं। ये सारे रात को 11 बजे, हेलो सर, हाउ आर यू, आप क्यों भेजे? लोग मुंबई जाते हैं अलग अलग शहरों से, मुंबई की नगरी में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पैर जमाने के लिए। कुछ रोल मिल जाए, छोटा सा भीड़ में कोई रोल मिल जाए, और बड़े उम्मीद, बड़ा सपना लेके जाते हैं। और वहाँ मिलते किससे हैं? एक कास्टिंग डायरेक्टर से। कोशिश करते हैं उससे सेटिंग बैठ जाए, उसका साथ मिल जाए, उसका नंबर मिल जाए, ताकि एक छोटा सा रोल मिल पाए। तो दुनिया भर के लोग, इंडिया के अलग अलग शहरों से लोग मुंबई जाते हैं। आज वही कास्टिंग डायरेक्टर दिल्ली में है, मेरे स्टूडियो में है, एंड नाम है अनमोल आहूजा। बहुत स्वागत है अनमोल आहूजा आपका दिल्ली में ख़ास तौर से। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, अनमोल आहूजा दिल्ली के ही हैं, मुंबई में अपना पैठ जमा के रखे हुए हैं, खूब लोगों के साथ खेल रहे हैं, खिला भी रहे हैं, भेज भी रहे हैं, काम भी दे रहे हैं। तो लोगों का अप्रोच, लोगों का जो एक आशीर्वाद है, वो इनके साथ इस समय खूब फलीभूत हो रहा है। बहुत स्वागत। कैसा कैसा सफ़र रहा अनमोल आपका मुंबई में? और पहले तो ये शुरुआत करेंगे, आप बेसिकली दिल्ली से हैं जी, ठीक है, तो कब वो चीज़ आया कि हमें मुंबई जाना चाहिए? लोग जाते हैं अभिनय करने के लिए, वाई कास्टिंग डायरेक्टर ओनली? सर तो बात कुछ 2009 की है। हमारी कॉलेज में ग्रेजुएशन ख़त्म हो रही थी। मैं रामजस कॉलेज से हूँ, और हमारे एक सीनियर हैं, बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, वो एक फिल्म बना रहे थे देवडी। तो 2008 की कुछ बात थी, 2007 सर्दियों की, जब उस फिल्म पे काम शुरू हुआ था। और क्योंकि मैं नाटकों से और थिएटर से जुड़ा हुआ था कॉलेज में और बाहर, सो मेरे जो कंपनी कास्टिंग में के मेरे पार्टनर हैं अभिषेक बैनर्जी, हम जब कुछ भी काम हो रहा होता था दिल्ली में तो हम। अच्छा, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपकी कास्टिंग में कंपनी है जिसके पार्टनर अभिषेक बनर्जी भी हैं? हाँ जी, तो अभिषेक और मैं पार्टनर हैं। तो ये कब फॉर्म किया आपने? कंपनी फॉर्म हुई थी 2016 में, LLP फॉर्म हुई थी 2017 में, बट अभिषेक और मैं 2006 से काम कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट ग्रेट जी। तो हम लोग देवडी के बाद नो वन किल जेसिका पे काम कर रहे थे। कॉलेज के बाद पता नहीं था क्या करना है। हमारे भाई हैं अमर कौशिक, जो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने बोला कि क्या करना है, तो मैंने बोला मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला बॉम्बे आओगे? तो मैंने बोला हाँ, आप थोड़ा लगाइए सिफारिश। तो उन्होंने राज सर को बोला, तो राज सर ने बोला अरे ये बात तुम राज सर थोड़ा राजकुमार गुप्ता जो अच्छा, ओके, डायरेक्टर थे नो वन किल जेसिका के, राइट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा काम बहुत बढ़िया है, तुम आके मुझे असिस्ट करो। और तो हमने कहा ठीक है। तो हम ऐसे ही बिना कुछ प्लान किए, बिना कुछ सोचे कि ये करेंगे, ऐसे होगा, हम लोग बम्बई के लिए रवाना हुए। अभिषेक 1 साल पहले चला गया था, मैं 1 साल बाद आया। सो 2010 में बम्बई का सफ़र शुरू हुआ। तो इनिशियली अनुराग सर को, अनुराग कश्यप को, राजकुमार गुप्ता को, इन लोगों को असिस्ट करना शुरू किया। और जब असिस्ट भी करते थे तब कास्टिंग डिपार्टमेंट दिया जाता था हमें काम करने के लिए, क्योंकि हम थिएटर से जुड़े हुए थे। बम्बई के थिएटर ग्रुप्स में भी जान पहचान थी। और इत्मीनान से बात करेंगे अनमोल। अभी तो आप मुंबई पहुंचे ही हो, ठीक है है ना? आपने जुगाड़ मारा, आप वहाँ पे बात हुई, और राज सर ने आपको वहाँ पे मौका दिया। एक साधन से दूसरा साधन बनता रहा, राइट। तो वैसा मुंबई में लोग बोलते हैं ना, सपनों का नगरी, और कदम रखते ही एक ड्रीम में उफान, सपनों में उफान आ जाना। करेक्ट। आपको क्या ऐसा आपके हृदय में, आपके दिल में एक उफान जगह था? बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई थी संजय भाई। हम वर्सोवा बीच है, हमारा ऑफिस है आराम नगर में। अच्छा। बहुत एक्टर्स जो भी रुचि रखते हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, वो आराम नगर उनका एक ना एक बार आना ज़रूर होता है। तो हम वर्सोवा बीच में थे, और नो वन किल जेसिका पे हम काम कर रहे थे, और हमारे साथ एक प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर थी, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उसने बोला अरे तुम अनमोल इतने सीधे रहोगे ना, तो ये शहर खा जाएगा तुम्हें। और मेरा ना बहुत दिल दुखा। मैंने बोला मतलब
सीधे रहेंगे तो ये शहर खा जाएगा। ऑनेस्टी से ही तो जीवन में सब कुछ हो पाता हाँ, है। जीना तो मुझे वैसे बहुत चाहिए। बहुत बुरा लगा था मुझे, और मैंने मतलब उसको मैंने नहीं बोला था, मैंने अपने आप को बोला था कि एक दिन मैं तो इस शहर में रहूंगा, शायद आप ना रहो, क्योंकि मुझे लगता है ऑनेस्टी के अलावा कुछ और आगे हो नहीं सकता है। ओके, तो अभी रिजल्ट वही है कि मैं तो हूँ, सही बात है। वो बहन नहीं है। सही बात। और ऑनेस्टी ही ले जाता है लोगों को Honesty आगे। लेके जाता है। ऑनेस्टी मतलब सत्य, सत्य मतलब भगवान, ये मैं मानता हूँ। Correct, यही कॉन्सेप्ट है, यही रियल भी है। करेक्ट। बहुत अच्छा। तो मुंबई नगरी में आप पहुँचे, थोड़ा लोगों ने डराया कि अरे यहाँ पे खा जाएंगे लोग, ये खा जाएंगे, लेकिन लोगों ने आपको खाया नहीं और आप बने रहे और आगे बढ़ते रहे। हाँ हाँ, और लोग तो बहुत बढ़िया मिले, बहुत ज़्यादा बढ़िया लोग मिले। पहला काम क्या था आपका? पहला बम्बई जाके नो वन किल जैसिका का ही आखिरी स्केड्यूल में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। और आप एक बहुत बढ़िया वाक्य है, होता क्या था उस ज़माने में, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को डीए मिला करता था, डेली अलाउंस। अच्छा। या तो कुछ 150 या 200 ऑन द डे ऑफ शूट आपके ट्रैवल के लिए। ओके। तो हमारी टीम इतनी बढ़िया थी, तो क्योंकि मैं एक एड ऑन था, प्रोडक्शन ने बजट किया नहीं हुआ था, तो हमारी एडी टीम इतनी बढ़िया थी कि 200 रुपये जो सबको मिलते थे, सबने 25-25 रुपये काटे उसमें अरे वाह। अपने में से, और मुझे वो ट्रैवल अलाउंस मिलाकर वो हर रोज़ का उनका 25 रुपये कट के मुझे मिला आपका करता वो था। फीस बना। तो ये लोगों ने हेल्प करी, अरे वाह। और बिना मेरे बोले की, क्योंकि प्रोडक्शन ने बजट नहीं किया था, प्रोडक्शन दे नहीं सकता था, और क्योंकि मैं एड ऑन था, लेकिन खर्चा तो है। तो एक तरीके से वो आपकी पहली अर्निंग थी मुंबई में? हाँ, बम्बई में पहली अर्निंग तो वही थी। वही थी जो आपका पेशा है, कास्टिंग डायरेक्टर का आपका रोल, आई मीन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसकी जो अर्निंग थी दैट वाज ओनली 200 रुपये पर डे वाला जो 175 रुपीज पर डे फॉर द ट्रैवल। पहला जो चेक मिला था वो मिला था, अनुराग सर ने साइन करा था 15,000 रुपये का। अच्छा। मैंने उनकी फिल्म में असिस्ट किया था, एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे वो, सीरीज ऑफ शॉर्ट फिल्म, उस पर मुझे 15,000 रुपये मिले थे। वो मैंने ना जमा ही नहीं किया, वो आज तक पड़ा है मेरे पास। अच्छा, कि फर्स्ट चेक? हाँ, ड्रीम हाँ, वाला। और अनुराग सर ने साइन किया है, अरे गजब। तो मतलब मैंने कहा मतलब अच्छा, जैसे लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ जर्नलिज्म में लोग अपने सीनियर को गुरु मानते हैं, बॉस मानते हैं, और उनका पहला पैसा, उनका पहला दिया हुआ इनाम वाला रुपया, तो वैसे आपने चेक को अभी भी संभाल के रखा? मैंने वो चेक को भी संभाल के रखा है। मुझे जब घनचक्कर पे एज अ डीए की नौकरी मिली थी, हाँ। तो राजकुमार गुप्ता ने 10 रुपए के नोट पे लिखा था यू आर हायर्ड, और आरके लिखा, आरके जी। ओके। तो मेरे पास वो नोट भी पड़ा। आरके जी मतलब राजकुमार गुप्ता। तो हाँ, तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कभी नहीं भूलते। हाँ, वो और भूलनी चाहिए भी नहीं, मुझे लगता है। तो अभी तक आपने अनमोल कितने लोगों को कास्टिंग कर रखा है, किसी रोल? सर मैंने कुछ 150 प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ कंपनी, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर। और किसी प्रोजेक्ट में एक में 50 लोग होते हैं, किसी मिर्ज़ापुर जैसे सीरीज में 140 थे। नहीं, 168 थे। ओके। किसी फिल्म में 10 लोग भी होते अच्छा, हैं। तो आपके मतलब ऑलमोस्ट 150 बैनर हो गए जिनके लिए आपने कास्टिंग करी? बैनर कुछ 15 से 20 है, 15 से 20। बट उन बैनर्स ने रिपीट किया है हमें, चाहे उसमें एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, मैडॉक हो। तो जो कलाकारों को आपने इकट्ठा किया वो 150, मोर देन 150 प्रोजेक्ट्स में किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर वाले पे ही। हाँ, पंकज भैया, मुन्ना भैया, ये सब कहाँ से? तो बड़ी मज़ेदार चीज़ थी सर। कहाँ से पकड़ा मुन्ना भैया को और पंकज भैया? तो चलो, ये मिर्ज़ापुर का मैं आपको एक बढ़िया किस्सा बताता हूँ। तो हुआ क्या था कि जब देवेंदु भाई को हम ऑडिशन के लिए बुलाए थे, तब उन्हें मुन्ना भैया के लिए ऑडिशन कर रहे थे, हम कर रहे थे गुड्डू के लिए। फिर अभिषेक, मुझे याद है, अभिषेक के साथ ऑडिशन रूम में उन्होंने बोला यार ये मुन्ना का किरदार क्या है? बोला ऐसा ऐसा है, वो दूसरे वाली पार्टी का है, बट वो ना वो ये किरदार। बोला तो मैं उसके लिए क्यों नहीं करता हूँ? बोला आप करोगे? हाँ करूँगा। तो ऐसे वो किरदार निकल कर आया। अली फजल के साथ हमने पहले भी काम किया हुआ है, मैं उनको हमारे स्कूल के टाइम से जानता हूँ। अच्छा। वो डून स्कूल में नाटक किया करते थे। अच्छा। और एक नाटक उन्होंने अपने स्कूल में किया था, कंप्लीट वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर एब्रिस्ट करके, और मेरे स्कूल में और दिल्ली में मैंने वो नाटक किया था। तो इसलिए तब से हमारी जान पहचान रही है। तो अली फजल का ऑडिशन तब हुआ जब एक और मेरे मित्र एक्टर हैं, उन्होंने करने से मना कर दिया था। तो तब अली फजल आए। कालीन भैया पंकज त्रिपाठी के साथ हम एक और सीरीज पर बात कर रहे थे,
जिसमें पैसे नहीं थे। वो सीरीज अभी तक रिलीज नहीं वो हुई। सीरीज में वो कभी बनी नहीं। अच्छा, ओके। तो उसमें पैसे नहीं थे, तो हमें था कि सर आप ये भी कर लो वो भी कर लो, इसमें थोड़ा ज़्यादा ले लेना उसमें थोड़े कम ले लेना। तो ऐसे करके मिला जुला कर इस तरीके से मिर्ज़ापुर की कास्ट इकट्ठी की गई। तो मतलब ये वाला सेटिंग चलता है कि भाई देखो बजट कम है यार, आ जाओ, बस एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बस कर जाओ। हाँ हाँ हाँ, और अगर आपका कंटेंट, आपका किरदार, आपका जो लोग बना रहे हैं वो अगर अच्छे हैं और दिल से बात कर रहे लोग आ हैं जाते कि हैं। हाँ, तो फिर कोई मना नहीं करता। मतलब कोई एक्टर, इस देश का कोई एक्टर नहीं होगा जो पैसे के लिए किरदार छोड़ेगा। ओके। 100%। अगर किरदार उनको छूता है, हाँ, राइट। अब अगर उनको पसंद ही नहीं आया तो तो धीरे- बात अलग है, बट पैसे के लिए कोई नहीं। ऐसा भी होता होगा जानबूझ के पैसा इतना ज़्यादा बोलते होंगे तो ताकि मना कर दे कि यार। हाँ, मतलब कई बार होता है। कई बार होता है। कोई कोई ऐसा किरदार नहीं तो पैसा ही मिल जाए। कोई ऐसा कैरेक्टर मिला कि यार बस करा दो, मेरा एंट्री बस करा दो किसी तरीके से, लगा हो कि 6 महीने से अनमोल भाई। कई लोग आते हैं सर, मतलब ऐसे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां आती हैं कि आपको जब ऑफिस में मिलेंगे तो सर 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 सर, और बाय चांस उसी शाम आप अगर सामने से निकल के जा रहे होगे वो पहचानेंगे नहीं, और फिर आपको आगे से जाके बताना पड़ता है भाई हम आज दोपहर को मिले थे, तो फिर अरे सर सॉरी मैं ना कुछ और सोच रहा था। तो ये दिल्ली के लोग होते हैं, मुंबई के लोग होते कहीं के भी हो सकते हैं। हैं, कलाकार होते हैं। कलाकार होते हैं। तो वो एक चीज़ है कि मतलब एक अलग अलग किस्म के लोग हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी एक एक्टर को नहीं पहचानते, वो एक्टर हमें बताता है कि सर हमने इस प्रोजेक्ट में इस पे काम किया था, आपने ऑडिशन लिया था, मतलब यार सॉरी यार नहीं। सो वो ह्यूमन नेचर है, और जहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे दे विल ऑलवेज बी सरप्राइजिंग अस। तो वैसा है। कभी आप अनमोल के पास कभी ऐसा दबाव आया कि भाई कर दे उसका यार, मेरा भाई है और आपको सूट नहीं कर रहा है बंदा यार, नहीं। कहीं से फिट नहीं आ रहा है, फिर भी दबाव के चक्कर में आपने। नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ बड़ी मज़ेदार चीज़। हाँ। हम लोग कॉलेज में थे तो हमारे एक टीचर हैं केवल अरोड़ा सर, जो एक्चुअली किरोड़ीमल कॉलेज के टीचर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के, और प्लेयर्स करके ड्रामेटिक सोसाइटी है जिसको चलाते हैं, और मैं उनको अपना गुरु या टीचर इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में रहते हुए। सो वो कई दफ़ा ऐसा होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में ECA एडमिशन के दौरान उनको बहुत कॉल्स आते थे, और उन्होंने कभी आज तक किसी एक कॉल पे दबाव अपने ऊपर आने नहीं दिया। सो हम उनके स्टूडेंट हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच वी फॉलो। इफ़ यू आर एन एक्टर, आप आए, आप अगर किरदार में फिट हो रहे हैं तो हम ऑडिशन करते हैं, ऑडिशन अगर आपका अच्छा हुआ तो हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ शेयर करेंगे। एंड ऑफ द डे इट्स द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स कॉल। अगर प्रोड्यूसर, कभी ऐसा होता है कि हमें एक एक्टर लग रहा होता है बट प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को कोई और एक्टर लग रहा होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्पेस ऑफ हैविंग अ डिस्कशन, ओके, डिबेटिंग अबाउट इट, व्हाई डू वी फील, देन दे हैव अ रीजन व्हाई डू दे फील द अदर पर्सन इज बेटर, and then eventually it's the director and the producer's call. Okay. As a casting director हम लोग एक माध्यम है, मीडियम है। राइट। अच्छा, अगर आज के दशक पहले की बात करें तो कास्टिंग डायरेक्टर नाम का चीज़ रेयर होता था, बड़े बैनर, बड़ा मूवी कुछ होता था, देन वहाँ पे उनका रोल होता था थोड़े समय के लिए। अब तो हर कोई मूवी सीरीज कोई भी है वो विदाउट कास्टिंग डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। Correct. इनका भी रोल होना चाहिए, किसको किसको लाना है। करेक्ट। तो क्या ये सब सही है? आई मीन वहाँ पे एग्जैक्टली आप अपनी स्किल इस्तेमाल कर पा रहे हैं? सर, अब इसमें क्या होने लगा है कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स कास्ट किया करते थे, या डायरेक्टर ने कोई नाटक देखा, मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं था कास्टिंग डायरेक्शन का। गौतम हमारे सीनियर है, उनके साथ असिस्ट करते थे, अभिषेक क्यूज बढ़िया देता था, मुझे एक्टरों की जानकारी थी और मुझे एक्टर को ब्रीफ करने में मजा आता था। तो ऐसे कास्टिंग सोच के कभी बम्बई में नहीं पहुंचे, तो इस तरीके से काम करते हुए निकले। अब क्या होने लगा है कि कोई स्टूडियो हो, कोई प्रोडक्शन हाउस हो, इन सबको अपने ऊपर झमेला नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज़ का एक डेमोक्रेटिक मैनर में काम हर इंसान करना चाहता है, एंड तभी एक कास्टिंग डायरेक्टर की पोजीशन बनी और उसको रिस्पेक्ट मिलने लगी। अब जैसे एक्टर के लिए एक्टिंग जानना ज़रूरी है, वैसे ही कास्टिंग डायरेक्टर के लिए एक्टिंग समझना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक नाटक नहीं देखता हूँ या मैं अगर लिटरेचर नहीं पढ़ता हूँ तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता होता।
आप वो पहचान नहीं पाओगे कि इसके अंदर वो मटेरियल है कि नहीं करेक्ट है। करेक्ट। क्या क्या चीज़ें आप फाइंड आउट करते हो उस पर्सनालिटी में, उस कलाकार में कि यार ये दिस इज़ द राइट मटेरियल? हाँ, क्या? सबसे पहले तो हम कहानी पढ़ के समझते हैं कि किरदार है क्या। ओके। डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो है भी या हमारा ख्याली पलाव है। राइट। अब जब एक बार किरदार समझ आता है फिर हम अपना रिसर्च चालू करते हैं, शुरू करते हैं। अब एक किरदार लेट्स से एक साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन में भी कर्नाटका से है। राइट। अब कन्नड़ा भाषा कितनी जाननी जरूरी है कितनी नहीं वो जरूरी है। अब अगर मैं उस जिले का एक्टर देख रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है चेन्नई में जाकर एक एक्टर को ऑडिशन करने का, क्योंकि अगर उसे कन्नड़ा आती नहीं होगी तो तमिल एक्टर हमें चाहिए नहीं होने उस पर्टिकुलर किरदार के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद एक्टर को किरदार क्या है वो समझाना ज़रूरी है, ऑडिशन सीन क्या है, उसके पहले क्या हुआ, बाद में क्या होने वाला है, ये सारा जानकारी देनी ज़रूरी है। अब जब ऑडिशन का टाइम आता है उस ऑडिशन में एक्टर क्या ऐसा अलग करता है जो शायद राइटर ने या हमने सोचा नहीं था, वहां पर एक ऑडिशन इंटरेस्टिंग बन जाता है। ओके। तो द मोमेंट वो एक इंटरेस्टिंग ऑडिशन बने तो हमें समझ आने लगता है कि हाँ यार ये शायद किरदार के पास है। अच्छा। और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एक छोटी सी चीज़ है कि आपको इंस्टिंक्ट हो जाता है। जैसे एज अ जर्नलिस्ट कोई भी चीज़ होती है आपका एक इंस्टिंक्ट बोलता है कि यार ये सही है ये गलत बिल्कुल। है। वैसे ही एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हमारा इंस्टिंक्ट बन जाता है कि यार ये परफॉर्मेंस फिर बढ़िया वहाँ है। एजेंडा मैंने नहीं रखता, फिर लगता है कि अभी या। एकदम खुल के बात करना ज़्यादा हाँ। अच्छा होता है। अच्छा एकदम अब मैं थोड़ा इनिशियल कैसे पूरा क्या प्रोसेस होता है? सपोज कोई मूवी फाइनल होता है, स्क्रिप्ट आपने पढ़ लिया, कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, आपका रोल कहाँ से स्टार्ट होता है और कितना टाइम लगता है उस कलाकार को पकड़ने में, ऑन बोर्ड करने में? हाँ, तो कई दफ़ा क्या होता है संजय भाई कि एक्टर ऑलरेडी ऑन बोर्ड होता है, प्रोजेक्ट ग्रीनलिट होता है। ग्रीनलिट को क्या क्या मतलब कि अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ओके। कई बार और ये मतलब ये थोड़ा सा और समझना हाँ, है so मुझे। आपका जो ग्रीनलिट मतलब जैसे Greenlit जैसे हम मतलब- लोग जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं उसी को आप कह रहे हो हाँ क्या? कुछ वैसा ही। अच्छा। So, जैसे प्लानिंग है। जैसे मैं फिल्म बना रहा हूँ ओके। और मेरे फिल्म में एक किरदार है जो मेन लीड है, जो प्रोटैगनिस्ट है। मैंने मोहम्मद ज़िशान अयूब को सुनाया, मोहम्मद ज़िशान अयूब ने बोला हाँ ये किरदार मैं करने को तैयार हूँ। अब साथ साथ मैं प्रोड्यूसर के पास गया तो प्रोड्यूसर ने बोला हाँ यार ज़िशान बढ़िया एक्टर है, उनके साथ फिल्म बनानी चाहिए। हाँ। तो अब हमने वो प्रोजेक्ट हमारा ग्रीनलिट हो गया कि अब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके साथ एक प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ है। अब इस पॉइंट पर जब ग्रीनलिट हो जाता है प्रोजेक्ट विद द प्रोटैगनिस्ट इन हैंड, यहाँ पर आता है कास्टिंग डायरेक्टर। प्रोजेक्ट ग्रीनलिट होने के बाद कई दफ़ा क्या होता है कि प्रोजेक्ट ग्रीनलिट हुआ नहीं है लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर को ऑन बोर्ड लेकर आया जाता है कि अब आप बताएं कौन एक्टर, कौन नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकता है। सो ये दोनों प्रोसेस होते हैं। कई बार ग्रीनलिट होने के बाद भी कास्टिंग डायरेक्टर आता है, कई दफ़ा कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करता है, आप इंक्लूडिंग योर मेन लीड्स। ओके। एंड कई सारे ऐसे र्यूमर्स ही मैं तो बोलूँगा, क्योंकि रियलिटी कहीं ना कहीं हम लोगों को पता चल ही जाता है। कास्टिंग डायरेक्टर और दुनिया भर की चीज़ें, डिफरेंट टाइप के अप्रोच उस कलाकार को, मैं ख़ास तौर से जो फीमेल कैरेक्टर वाले अदाकार हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये कहाँ तक सच है बॉलीवुड में? कास्टिंग काउच की बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो सीधा बोलने का है कि कास्टिंग काउच के बारे चलिए, में मैंने घुमा के बोला, आपने क्लियरली कास्टिंग काउच मैं बोला। आपको बताता हूँ, एग्जिस्ट ज़रूर करता है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन दो बातें हैं इसमें। एक बात है कि किस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अब जिस वर्ल्ड में मैं हूँ वहाँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उस वर्ल्ड में हूँ, वहाँ एग्जिस्ट कर नहीं सकता है क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। ओके। एक सेक्सुअल फेवर के लिए कोई भी इंसान अपनी जगह, अपना रुतबा, अपना नाम नहीं खराब करेगा। करना चाहिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए भी नहीं। खाली अब जिस वर्ल्ड को हम बिलोंग करते हैं वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का 10% वर्ल्ड है, 90% और है। पहले बहुत ज़्यादा खराबी थी, अब लोग एटलीस्ट अपना राइट जानने लगे हैं। जैसे मज़े की बात है, जब हम लोगों ने काम शुरू किया था बहुत लोग हमें बोलते थे कम मीट फॉर कॉफ़ी,
तो हमें लगता था यार ससुरी के लिए कॉफ़ी भी बदनाम हो गई है। मतलब यार कि मतलब कॉफी के लिए क्यों मिलूं मैं? बिल्कुल। आपको मिलना है, आप आइए ऑफिस में मिलिए, आप मेरी टीम को मिलिए। तो बोलते सर प्लीज मीट अस वंस, तो हम अपनी टीम से मिलवा देते थे। सो अब दोनों तरफ से होता है कि लोगों को जानकारी ज़्यादा मिली है, अब के ज़माने में लोग ज़्यादा जागरूक हैं कि ये सबसे काम नहीं मिलने वाला, और इस सबसे काम मिलता भी नहीं है संजय भाई। और अगर मिल रहा भी हो, आपको करना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है एक्सप्लॉयटेशन ही है और कुछ नहीं है। 100% एक्सप्लॉयटेशन है ना? क्योंकि जो भी आदमी इज एट अ पोजीशन ऑफ पावर, दे विल ट्राई टू मिसयूज इट, बट दे कैन ओनली मिसयूज इट व्हेन यू आर लेटिंग देम मिसयूज इट। एग्जैक्टली, आपका कंसेंट है वहाँ पे, ना कि कोई अपने लेवल पे अप्रोच कर रहा है इस तरीके से। और अगर कोई कर भी रहा है आपको अप्रोच, एज एन इंडिविजुअल आपको ये जानना चाहिए कि वो गलत काम है। आप यू डोंट हैव टू फॉल प्रे टू इट। सो ये चीज़ है। सो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसकी वजह से किसी को काम में मदद हो रही है, ये मैंने पिछले 15 साल में तो नहीं देखा। अरे वाह, मतलब 15 साल हो गए। और जो पब्लिक का ओपिनियन या उनका एक धारणा सा बन चुका है ना, वो ये है कि भैया अगर आपको एंट्री मिलती है तो यही रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। नहीं, ये बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। ये बिल्कुल भी रास्ता ये बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। उसका कारण बहुत, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि स्टेक बहुत हाई है। मतलब मैं क्यों, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर तो चलो थोड़ी पावर है, अगर मैं मेन आदमी हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ भाई, मैं अपने 20 करोड़ रुपए एक फेवर के ऊपर क्यों लगाऊंगा? 20 करोड़ रुपए, बिल्कुल अपना समय और फ्यूचर भी डगमगा रहा है आगे, कि अगर ये कहीं लीक हो रहा है, मीडिया में जा रही बातें, और उससे कुछ होता नहीं है। और ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ होने नहीं वाला है। कभी आपके लाइफ में आपका जो 15 साल का करियर रहा है वहाँ पे बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, किसी ने ऐसा अप्रोच किया इस लेवल का? सर अब जैसे रात को 2 बजे मैसेज करते हैं, हाय सर, मैं आपको मैं फ़ोन दिखाता हूँ। ओके, अरे मैं समझ गया। मतलब अरे नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ जी, दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी व्हाट्सएप हम सब यूज़ करते हैं ना, सो मेरे पास 7,833 मैसेजेस, 7,833 मैसेजेस अनरेड है। अब ये कौन से हैं? ये वही वाले हैं। ये सारे रात को 11 बजे, हेलो सर, हाउ आर यू, आप क्यों भेज रहे हैं? जो लेट इवनिंग वाली कॉल्स या मैसेजेस, वो उसी रास्ते पे ले जाती हैं जहाँ पे आप एक मझधार में फंसने वाले हैं। 100% है ना? और बहुत प्रोफेशनल। तो उसमें आपको बहुत विजिलेंट रहना होता होगा बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि सारा कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। वहाँ प्रोड्यूसर नहीं बोलने वाला है, वहाँ पे आपका डायरेक्टर नहीं बोलेगा, न जिसने फंडिंग करी है वो बोलेगा। एग्जैक्टली, वो सब आपके ऊपर डाल देगा। एग्जैक्टली। और मेरा बहुत सिंपल मानना है कि यार जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे मेरी वाइफ डेंटिस्ट हैं, और उनके पास जब भी पेशेंट के कॉल आते हैं फॉर अपॉइंटमेंट, फ़ोन या तो 10 बजे के बाद बजना शुरू होता है या 8 बजे तक हो जाता है। बिल्कुल राइट। कोई इमरजेंसी केस हुआ, इमरजेंसी, तो रात को कॉल आएगा, वो भी मतलब कभी साल में एक बार या 2 बार। Exactly. अब मेरा वही कहना है कि अगर एक डॉक्टर के पास लोग टाइम समझ के जाते हैं, तो भैया एक कास्टिंग डायरेक्टर की भी तो जीवन है ना। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो वो बात है। तो ये जो इतने मैसेजेस अनरेड है, वो सिंपल, तो पहले मुझे ना ब्लॉक करना नहीं आता था कि ब्लॉक कैसे करते हैं। तो मुझे रिसेंटली बताया गया कि ये तरीका है ब्लॉक करने का। अच्छा। अब मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। अब किसी का मैसेज आया, अगले दिन सुबह उठे मैंने ब्लॉक कर दिया। उसका कारण ये है कि ये ज़रूरी है लोगों का समझना कि एक प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल एथिक, मतलब आपने उन लोगों को आपको आंकने का मौका नहीं दिया, ऑब्जर्व करने का मौका नहीं दिया कि भैया आप मुझे समझने की कोशिश मत करो, मैं ऐसे ही हूँ। हाँ, मेरा उसमें है ना, कि मैसेज करके अगर आप 11 बजे मुझे अटेम्प्ट मार रहे हो कि यार बंदा क्या पता सेट हो जाए, कल को मुझे एंट्री दिला दे, क्या जरूरत तो आपने है? पहले ही वो गेट बंद कर दिया है कि नमस्ते जी, नहीं ज़रूरत है। क्योंकि आप प्रोफेशनली काम नहीं कर रहे हो। तो प्रोफेशनली काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे संजय भाई, बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैं आज आपको मिला, अब मैं अगर
हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर फिर भी समझ आता है। चलेगा अब बिल्कुल। मैं आपको रैंडम मैसेजेस रात को भेजूं हाँ, तो आप भी या वो बोलोगे सुबह यार, जो गुड मॉर्निंग हाँ, गुलाब के मतलब, फूल वाला आता है हाँ, वो। मैं बोलता हूँ गुलाब का फूल भी भेज दो, चलो आप गुलाब का फूल भेजो लेकिन सही समय पे तो भेजो। सही बात है। एक समय भी तो एक चीज है ना। हमारे घर वाले, सबके घर वाले बोलते थे कि रात को ना बाहर मत निकलो, रात को सिर्फ गंदे काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करेक्ट। अरे एकदम शुद्ध शुद्ध आपको बताऊं, निशाचरों का टाइम होता है। ठीक है, सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में वो देवताओं का समय होता है, उसमें स्नान कीजिए, नहाइए और 7 बजे तक आप एकदम नहा लीजिए। तो हम जैसे ह्यूमन बींग हुए जो कि अपने परिवार में रहते हैं, उसके बाद कोई पता चला 11:30 बजे सो के उठ रहा है। अब आप लोगों की इंडस्ट्री अलग है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन तरीका यही कि आप सुबह उठिए। अक्षय कुमार को लोग क्यों आज की डेट में सैल्यूट करते हैं यार, जब लोग उधर से पैकअप करके लौटते हैं, ये बंदा सुबह उठ के जॉगिंग पे जाता है। करेक्ट। मतलब एक अक्षय कुमार है, बाकी सारी ऑडियंस या आपकी जो बॉलीवुड की टीम है, सारे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं ना, जस्ट 100% करते क्योंकि हैं। सही वही चीज़ है, काम हो रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। लाइक अमित सर आज के टाइम पे भी सेट पे टाइम पर पहुंचते हाँ। हैं, तो टाइम पे पहुंचना बिल्कुल, जरूरी है टाइम ना। पे पहुंचना जरूरी, किरदार पर काम हाँ। कर कर आते हैं घर एंड से। वो कोई गलत काम, कोई स्मोक या ऐसी चीज़ें न करना जो कि लोगों को पसंद नहीं है। तो ये सब अपनी पर्सनालिटी को लोग मेंटेन करके रख रहे हैं, विच इज़ गुड, और लोगों को सीखना चाहिए। 100% सीखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि कास्टिंग डायरेक्टर भगवान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। आप अपने किरदार, आप अपने, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप जिसमें फिट आ पा रहे हो, आपकी देखा जाए कि आपके रूह में भरा हुआ है कि हाँ आप ये किरदार कर सकते हो, किसान वाला रोल कर सकते हो, फादर का रोल कर सकते हो, कॉप बन सकते हो, वो खुद ही आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाओगे। Correct. लोग बोल देंगे, आप कोई कास्टिंग डायरेक्टर कहीं पे रहेगा पब्लिक एरिया में, वो बोल देगा कि यार आप तो मैं आपको मेरे बड़ा बढ़िया वाक्य बताता हूँ। मैं पहली बार अभिषेक को मिला था, मैं आज भी याद है मुझे, मिरांडा हाउस में इन लोगों का नाटक था हवालात, उसमें वो एक्टिंग कर रहा था। मैंने पहली बार स्टेज पे देखा था और मैंने पहली बार स्टेज पे देख के बोला था कि यार बहुत ही बढ़िया एक्टर है, इसका नाम मैं दोस्त बनूंगा। मतलब अंदर से होता है ना कि यार हाँ, आप सामने वाले जो आप, मतलब आप किसी को अच्छे को देखते हो, आप सीखते हो, मतलब बहुत ही बढ़िया एक्टर है। 2005 की बात है ये, मिरांडा हाउस कॉलेज की। 2005 से लेके कई डायरेक्टर जीवन में आए, कई कास्टिंग डायरेक्टर जीवन में आए, बहुत लोग आए। हर आदमी इस अभिषेक के लिए बोलता था उतना ग्रेट नहीं है अनमोल जितना तू बोलता है। ओके। और आज 2023 है, हर आदमी ये बोलता है, चाहे फिल्म अच्छी हो बुरी हो, किसी ने पैसा कमाए हो नहीं कमाए हो, अभिषेक ने अगर काम किया तो सब बोलते हैं कि अरे बहुत अच्छा एक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्रह्मा था, मैंने देख लिया था एक्टर को, लेकिन आपको एक टैलेंट समझ आता है, आप देखते हैं आपको समझ आता है। हिंदुस्तान में या क्या बोले, ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं या एक चीज फॉलो होती है उसके बाद मानना शुरू होते हैं। सो वो आइडियली अवॉइड हो सकता है। अच्छा, बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, कौन सा ऐसा अभिनेता है या कलाकार है जिसको आप चाहते हो दिल से, यार इसको लाना है मुझे, कोई ऐसा आएगा प्रोजेक्ट जिसमें इसको मुझे फीचर कराना है, इसको लाना है? मुझे ना पुराने एक्टर्स के साथ काम करके बड़ा मजा आता है। ओके। तो मुझे ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए एक दिन मैं कॉल करूं नाना पाटेकर सर को और बोलूं नाना सर मैं अनमोल हूँ। बोलेंगे कौन अनमोल? तो मैं उनको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया। फिर वो बोलेंगे लेट्स नॉट टॉक अबाउट द 20 फिल्म्स यू हैव डन एंड द 200 फिल्म्स आई हैव डन, यू कम टू द पॉइंट। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो एक्टर्स काफ़ी समय से दिखे नहीं हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले, ये मेरा पर्सनल विश है। दूसरा ये है कि टैलेंट जो डिजर्विंग है, जैसे फॉर एग्जांपल सिद्धांत गुप्ता, अच्छा। जुबली कर एक हमारी सीरीज थी ओके। और उसमें हमने उसे कास्ट किया था जय खन्ना के किरदार में। एक्टर्स लाइक सिद्धांत चतुर्वेदी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बाकी एक्टर्स के लिए समझना कि इनसाइड एज में एक कैरेक्टर रोल करने के बाद एक आदमी लीडिंग मैन बन सकता है। अगर आप अपने एक्टिंग में अच्छे हैं, अगर आप अपने टैलेंट में अच्छे हैं, वो आदमी सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते वहां तक पहुंचे। या वामिका गब्बी जो जुबली में नीलोफर का किरदार करके आई है। सो इस तरीके का टैलेंट को कास्ट करने का जब मौका मिलता है, इस तरीके के किरदारों को जब कास्ट करने का मौका मिलता है,
तो मज़ा आता है, तो लगता है कि हाँ यार आप जो काम कर रहे हैं दैट इज सेटिस्फाइंग। इट्स नॉट ओनली फॉर द मनी, इट्स नॉट ओनली फॉर द फेम। हमारा तो फेम क्या है सर, हमारा तो नाम भी नहीं आता, हमारी कंपनी का नाम आता है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगा यार कि काश मैं भी ये रोल कर लेता? सर मुझे नहीं लगता, मैं ना बहुत ही बुरा एक्टर हूँ। अच्छा, ओके। मैं मतलब अगर दुनिया के सारे एक्टर मर जाएंगे ना और सिर्फ एक एक्टर और एक ही फिल्म बननी है, तो मैं उनको तब भी बोलूँगा मुझे मतलब तुम फिल्म मत बनाओ। Okay. मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ। मुझे एक्टिंग समझ आती है, मैं एक्टिंग निकलवा सकता हूँ, बट एक्टिंग कर नहीं सकता हूँ। इतना मुझे और अपने बारे में पता है। आपका पार्टनर तो अच्छा वो कलाकार है। सर 2005 से बढ़िया एक्टर है वो। मतलब एक्टर वो पहले भी अच्छा था, मैं 2005 से जानता हूँ। तो आपस में आप लोगों की फाइट होती होगी, हाँ? किस तरीके से भाई? तो फाइट बहुत होती है, मतलब क्योंकि दो लोग हैं, दो अलग थॉट प्रोसेस के हैं। हाँ। फाइट भी होती है, प्यार भी है, हाँ, मज़ा भी आता है। तभी मज़ा आता है ना, तभी लाइफ मज़ा आता है, में। अदरवाइज काम बोरिंग हो जाएगा। सही बात है। और हमारा एक दोस्त है मनोज, वो बेचारा फंस जाता था जब हम इकट्ठे, तो तब मनोज कास्टिंग भी करता था, वर्कशॉप्स भी लेता था, एक्टिंग भी करता था। अच्छा। तो तब वो बेचारा बीच में फंस जाता था कि यार और ऐसा नहीं होता था कि बहुत लड़ाई होती थी, 6 महीने में एक लड़ाई होगी, लेकिन वो एक लड़ाई ऐसी होगी कि मतलब पूरा आराम नगर जानता था कि इन दोनों की लड़ाई हुई। तो ऐसा लड़ाई तो नहीं कि मतलब कट्टी वाला भाई अब चलो 6 नहीं महीने बाद वो है? तो आधे पौने घंटे में वो खत्म हो जाता। अच्छा हुआ। हाँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं था लड़ाई करने का क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे। मतलब ये था कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, चलो ये सामने वाला कुछ बात बोल रहे हैं उसको सुन लेते हैं। वैसे। अच्छा, सबसे अनमोल आप ये बताइए, सबसे बड़ा कलाकार जिनको आपने पिक किया हो वो कौन है अभी सबसे तक? बड़ा कलाकार जिनको पिक किया हो, सर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े ऑलरेडी एस्टैब्लिश हैं, उनको अप्रोच करते हैं, लेकिन हमने कुछ पिक नहीं किया होता। Obviously। बट कई एक्टर्स हैं जो बिल्कुल जो स्टार्ट कर रहे थे अपना करियर, उनको हमने कास्ट किया और वो उनका एक नाम बन गया। तो जैसे सिद्धांत, वामिका, ये अपना दोनों सिद्धांत इनफैक्ट, ये उनमें से कुछ एक्टर्स हैं। या दिवेंदु भाई को मुन्ना भैया के लिए जब कास्ट किया तो उसमें हमारा भी नाम हुआ, क्योंकि अच्छा। लोगों ने देवेंदु शर्मा को सिर्फ एज लिक्विड देखा था, जो प्यार का पंचनामा में था। ओके। उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि ये भी कर सकता है। तो वहाँ पे एक कास्टिंग डायरेक्टर का योगदान आता है। तो ये सारे इस ऐसी क्वालिटी का श्रेय आपको जाता है कि आप पहचान पाते हो कि ये बंदा है। मैं, मेरी टीम, सब। राइट, ऑब्वियस ही बात है। मतलब हाँ, आपका एक थीम casting director को जाता है। एग्जैक्टली, कि यार इस बंदे को लाएंगे, ये प्रॉपर ये मटेरियल है उस पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। जैसे इशवाक सिंह हुआ। इशवाक सिंह ने जो पहला मेन स्ट्रीम रोल किया वो पाताल लोक में किया। पाताल लोक में जो जयदीप के साथ पुलिस वाला होता है, जो बाद में आईपीएस बन जाता है, ओके। बट उसको नाम मिला रॉकेट बॉयज करके। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक एक्टर को कास्ट करते हैं एंड फिर किसी और चीज में दैट एक्टर शाइन्स आउट। कभी ऐसा हुआ अनमोल के साथ कि यार गई भैंस पानी में, कि बर्बाद हो गया? हाँ, मतलब उठाया करेक्टर को, लाया, कास्ट किया, अब पता चला मूवी भी बन गई और बाद में छीछा लेदर करके, मतलब यार ये तो महा चौपट सत्यानाश करके रख दिया इसने। नहीं सर, अभी तक हो तो भी नहीं गया, हुआ, अभी अभी तक तक नहीं हुआ। उसका कारण ये है क्योंकि कोई तो हुआ होगा, हो तो बता दो, कोई बात नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि कई बार होता है यार, मन महसूस के रह जाना। मैं बता रहा हूँ, यार, मैंने ना एक क्यों फिल्म में लाया? एक्टिंग करी थी और वो एक्टिंग कर देखने के बाद ना मेरी बीवी ने बोला कि ये मत करियो कभी दोबारा। एक तो एक एक्टर की जगह खा रहा है, ऊपर से तुझे ये काम करना भी नहीं है। हाँ, तो ये मत कर। तो अच्छा, आपकी जो मैडम वाइफ हैं, आपकी बीवी, मतलब वो सिर्फ डॉक्टर ना? हाँ, वो डेंटिस्ट है, ऑर्थोडोंटिस्ट है। लेकिन उनका पूरा इंटरेस्ट रहता है आपको, आपके लिए, मतलब आपको कास्टिंग वाली रोल सिखाना शुरू करती होंगी कि किसको पिक करना है, किसको लाना है। वो ऐसा कुछ नहीं है, बट उनको भी मज़ा आता है देखने में। तो जैसे हम जब फिल्में भी देखते हैं तो फिल्में हुई, सीरीज हुई, तो देखते हुए हम दोनों पॉज कर देते हैं, अरे यार ये बहुत बढ़िया था, अच्छा ये आदमी कौन है। अच्छा, अमेज़न में तो एक ऑप्शन भी है एक्सरे का, हाँ, एक्टर का नाम आ जाता है।
Okay. तो हम दोनों रुचि रखते हैं। हाँ, अरे पूरी वाह। पूरी तो की आपको पूरी। काफ़ी उनसे हेल्प मिल जाता है। हाँ, मैं सबसे हेल्प लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत मीडियोकर हूँ, नहीं, बाकी सब मेरे आसपास अच्छे हैं, तो उन सबसे हेल्प ले लो फ्यूचर में मैं उनको भी कभी अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहेंगे प्लीज। और आपको उनसे भी मजा आएगा बात उनके करेंगे साथ बात बिल्कुल। करके। तो आई थिंक सी इज इन दिल्ली ओनली ना, तो उन्हें मैं इनवाइट करूँगा और उनसे भी बात करूँगा। हाँ। उनके प्रोफेशन से रिलेटेड अच्छा रहेगा। हाँ, राइट, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। तो कब आपका दिल्ली वगैरह का क्या सीन है, मतलब आप सर, दिल्ली आते हो लोगों को अभी उठाने हम के दिल्ली लिए आए हैं एक वर्कशॉप के सिलसिले में, क्योंकि हमें आई एम ऑफ अ बिलीव दैट एवरी एक्टर शुड गो थ्रू अ प्रोसेस, एंड इन इंडिया एजुकेशन पे लोग ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं। तो अगर एक इंजीनियर बनने के लिए लोग 4 साल का कोर्स करते हैं और एक डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का करते हैं, या जर्नलिस्ट बनने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन ज़रूरी है, बिल्कुल। वैसे ही एक्टर बनने के लिए भी एक प्रोसेस ज़रूरी है। कोई पैदा एक्टर नहीं होता। राइट। वो उस ज़माने में बातें अच्छी लगती थी कि लड़का सुंदर दिखता है, इसको हीरो बना दो। अब नहीं होता। अब वो नहीं है, अब करेक्ट। तो हम लोगों ने बम्बई में बैठ के कास्टिंग बे में मनोज, अभिषेक, मैंने एक फॉर्मेट निकाला जो इसमें हम वर्कशॉप्स करते थे। तो इसकी कुछ इनिशियल वर्कशॉप्स हमने बॉम्बे में की, अभी दिल्ली आए हुए हैं, दिल्ली में ये वर्कशॉप ख़त्म किया है। वर्कशॉप का कल्मिनेशन होता है ऑडिशन राउंड के साथ, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व रहता हूँ और ऑडिशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऑडिशन देने के बाद क्या ज़रूरी है, ये चीज़ों पे बातचीत होती है। और इसके पहले एक हफ्ता 7 से 8 दिन अलग अलग एक्सरसाइजेज हम लोगों ने डिज़ाइन की है, जो हम पार्टिसिपेंट्स के साथ करते हैं। तो दिल्ली में अभी वो चल रहा है। उसके अलावा दिल्ली का खाना मुझे बहुत पसंद है। अरे तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में दिल्ली का खाना सबसे फेमस। बेस्ट। हाँ हाँ, एकदम जग जाहिर है। मतलब कोई भी अगर दिल्ली आ रहा है, भाई दिल्ली का पराठा दब के खाओ, ये सब। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी क्यूजिंग। हाँ हाँ, आप बिल्कुल। मतलब कोई भी डोसा भी दिल्ली में दिल्ली better स्टाइल में मिलता कर रहे हैं। बिल्कुल, वो पसंद आएगा है। हाँ, बंदे तो को। मैं खाने पीने का शौकीन हूँ। राइट। तो ऐसा है। तो अनमोल, वो सारी चीज़ें मिस करते होगे आप मुंबई में कि यार एक बारी चल के अपने साइड का। हाँ, मतलब मिस तो बम्बई में खाना उतना पता नहीं अभी तक क्यों अच्छा नहीं है। बस खाना ही है जो अच्छा नहीं है बम्बई का, बाकी सब बढ़िया है। मुंबई वाले दोस्त सुन रहे होंगे, बोलेंगे अच्छा बेटा क्यों नहीं, बना? वो भी मानते हैं ये बात। अच्छा, वो भी, हाँ, वो accepted मानते हैं कि है। हाँ भाई। मतलब एक मुझे याद है मेरे इनिशियल दिनों में मैं एक जगह एक पार्टी में गया, हाँ जी। तो वहाँ पर उन्होंने बोला राजमा बनाए और चिकन बनाए। तो अब यार मैं ना, मतलब मैंने इतना नॉनवेज खा लिया और उस जमाने में भी खा चुका था, मेरे को चिकन ज़्यादा ना एक्साइट नहीं करता। मैंने कहा राजमा, क्योंकि घर से दूर थे और राजमा नहीं मिले थे अच्छे। Alright. मैं कहा वाह यार, कहाँ है, चावल का है? कहते पाव है। तो यार भाई, आदमी पाव कैसे खाएगा राजमा के साथ? मतलब और क्यों खाएगा? तो मतलब मुझे, मैं उसके घर पे ना चावल मंगवा लिए थे। मैंने कहा राजमा में चावल खा लूंगा। मतलब तो मेरे मुंबई वाले दोस्त भी मानते हैं कि हाँ, मुंबई में खाना उतना अच्छा नहीं है। बाकी सब बढ़िया, लोग बहुत बढ़िया है, शहर बहुत बढ़िया हाँ है। हाँ, नो डाउट, तभी लोग एंजॉय रोड थोड़ी खराब है, आई होप ठीक हो जाए। हाँ, रोड हमेशा जब देखो तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है, वो लगा रहता है अलग अलग मतलब वही है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। हाँ, ये है वो गोइंग ऑन प्रोसेस है भाई डेवलपमेंट का। हाँ। बल्कि अभी मुझे एक मुंबई के बीएमसी के कमिश्नर मिले थे एक प्रोग्राम में, अरे वाह, इकबाल सिंह चहल, अरे। सीनियर आईएएस। तो उनसे बहुत मैंने बढ़िया। कार्ड वर्ड शेयर किया है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप कभी मुंबई आएँ और हम बैठ के तसल्ली से बात करेंगे। आप प्लीज़ आएँ, आप आराम नगर आएँ, आराम नगर का एक चक्कर काटें। हाँ, हाँ। और क्योंकि एक बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन है एक्टर्स के लिए, स्पेशली उन एक्टर्स के लिए जो अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं फिल्म मीडियम में, पर्टिकुलरली फिल्म मीडियम में। उनको इस जगह के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जब तक हमारे बच्चे होंगे तब तक आरामनगर को हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देगी IASI। ओके, सो हो सकता है। अभी तक अनमोल का जो आप लोगों का वो है कास्टिंग बे कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी हो गई है? मतलब काम कर लेते हैं ठीक। 2-3 हज़ार करोड़ की हो गई? 50,000 करोड़ की हम सोच रहे हैं इस जीवन में शायद हो जाए। कहाँ से ऐसा हो जाए? सर, पैसे वाइज नहीं हमें पता, मतलब हमें पता नहीं है। मतलब वैसा है कि मैं भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। हाँ, तो वो वाला चक्कर है। और पैसे वाइज नहीं पता है, बट इज्जत वाइज मैं कह सकता हूँ कि शायद 5,100 करोड़
हमने बढ़िया है। कमाया। सबसे असली इज्जत धनी कमाया। सबसे असली धनी आदमी आप ही हो। यही रिचनेस होता है Correct. कि आप अपने आप में एकदम मस्त हो, आनंद में हो कि यार लोग आ रहे हैं, लोगों को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, एक माध्यम बन रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ा वही रेवेन्यू और आपके कंपनी का एसेट कह लीजिए वही है। करेक्ट। बाकी तो पैसा वैसा ऐसा तो मतलब सर ऊपर नहीं मतलब जाता। वो रोटेशनल है ना वो Exactly. वही एक नोट आज आपकी जेब में है, आप बाहर जाएंगे सिगरेट तो शायद पीते नहीं होंगे, चाय पियेंगे तो उसको देंगे, फिर वो किसी और को देगा, तो वो नोट रोटेट हो रहा है। Exactly. वो और फिर कभी आगे चल के जीवन में वापस आपके पास आ जाएगा वही नोट सही बात। विद सम अदर वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। Maybe पता less, चला maybe more. वही नोट सिगरेट के लिए जा रहा है, वही नोट भगवान के चरण में चढ़ाया जा रहा है। करेक्ट। दक्षिणा जिसको बोलते बट हैं। सिगरेट तो आप पीते नहीं हो ना, चाय के लिए जा रहे हैं। हाँ नहीं, एक एग्जांपल आपने छेड़ Just दिया kidding बात with you. को। Yeah. बढ़िया। अच्छा, तो आप बचपन से ही ऐसे थे अनमोल, खूब शरारती, खूब मस्त, एकदम बहुत बिंदास शरारती लग रहे हो सर, बात करने। मतलब मैं सच में बहुत नॉटी चाइल्ड था। Okay. मैं वो वाला बच्चा था जिसको देख के मोहल्ले की हर आंटी बोलती थी कि इस बच्चे से दूर रहो। अच्छा ओके, ये बिगाड़ देगा। हाँ? ये हमारे बच्चे को बिगाड़ देगा। ओके। तो हाँ वो बच्चा मैं ही था। शादी के बाद क्या क्या चेंजेस आए आपकी? शादी के बाद ये चेंजेस आई। एक तो समझ आने लगा रिलेशनशिप्स के बारे में। अच्छा, एक पर्सनल उसके सवाल। बाद ये भी हुआ कि कोविड हो गया। सुनो हाँ। एक पर्सनल सवाल रखते हैं। जनरली होता है ये, जो बॉलीवुड में होता है या कॉर्पोरेट में या जर्नलिज्म में जो हमारे यहाँ मीडिया में होते हैं, वो नॉर्मल शादियाँ नहीं होती हमेशा, वो अफेयर और उसके बाद तब जाके दे सेटल। तो वाज दैट लव मैरिज और कैसे? सर हमारे ज़माने में ना मतलब हमारे एज में अगर किसी का अरेंज मैरिज हो रहा है तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं है तो होगा। हाँ मतलब नहीं तो होने वाला है। होने वाला है एग्जैक्टली। लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक। लव विद समवन हाउ कैन यू गेट मैरिड, यू नो। Exactly. तो मतलब कुछ गड़बड़ है। सही बात मतलब या तो लड़के में या तो लड़की में। तो हमारा सर वो दिल्ली में थी, हमारा दिल्ली आना जाना होता था, हम मिले थे, प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। तो कहाँ वो डॉक्टर और आप यार डायरेक्टर? कहाँ वो डॉक्टर, आप ये डायरेक्टर। अच्छा, ये हल्का हो गया। नहीं अब प्यार अंधा होता है। अरे ऐसा सुना है। वाह, हमारे में गूंगा बहरा सब कुछ था। पक्का आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी बनोगे, किसी कोई बढ़िया कहानी भी लिखोगे। I hope. प्यार अंधा होता है ये भाई ये पॉइंट नोट होना चाहिए। तो बहुत बड़ा मतलब इसमें चीज़ें निकल सकती हैं। बहुत अच्छा, हाँ, बढ़िया। बहुत बढ़िया। कौन है इंडस्ट्री में जिनको आप देखिए, प्रोफाइल टाइम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं चाहता हूं जिनका कोई बैकअप नहीं है, जो एकदम ग्राउंड जीरो से एंट्री करता है मुंबई के ऐसे मझधार में, ऐसे माया नगरी में, और वहाँ बने रहता है। अदरवाइज लोग किल होके चले आते हैं, है ना, या वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ का रेंट, वहाँ का बहुत महंगा, सब कुछ महंगा है, बहुत महंगा शहर है ना। तो आपके निगाह में आपने जो भी वहाँ टाइम एक्सपेंड किया है अभी तक 15 साल तक, ऐसे 2 नाम बताइए जो जिनका कोई बैकअप नहीं है और आज वो हैं, जिनको आप रेकमेंड करोगे कि उनसे हम बात करें अपने एक नए एपिसोड में। हाँ, बहुत बढ़िया। फिल्म इंडस्ट्री से ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है अनुराग कश्यप से बहुत लोगों ने बातें की हैं, उनका कोई बैकअप नहीं था। लेकिन अनुभूति कश्यप से किसी ने बात नहीं की है। अनुभूति उनकी बहन है। अच्छा। लेकिन वो डायरेक्टर बनी है विदाउट अपने भाई के हेल्प के। अरे वाह, विदाउट। अरे वाह, उनसे बात करना लोगों को चाहिए। गुनीत मोंगा से सबने बात की है। गुनीत मोंगा को सब जानते हैं। गुनीत मोंगा के एक पार्टनर है कंपनी में, अचिन जैन, उनके साथ बात करनी जरूरी है। ओके, क्योंकि ये उनका कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं था। और बहुत मजे की बातें हैं कि जिन लोगों के बैकअप होते भी हैं, ऐसी बहुत कंपनीज बनी हैं जो बिना किसी बैकअप यूज किए आज स्टैंड कर रही है। एक्सेल एंटरटेनमेंट उनमें से एक है, जिन्होंने डायरेक्टर्स भी निकाले, एक्टर्स भी निकाले, प्रोड्यूसर्स भी निकाले। लोगों को लगता है जावेद साहब का इन्फ्लुएंस रहा होगा, कुछ नहीं। इट्स सोनली फरहान अख्तर एंड मिस्टर रितेश सिद्धवानी। मिस्टर रितेश सिद्धवानी का इंटरव्यू करना जरूरी है, बट ज्यादा जरूरी
अचिन जैन और अनुभूति कश्यप का है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो वैसा मुझे लगता है। कोई कलाकार वाली कैटेगरी में जो कलाकार वाली कैटेगरी में आप सिद्धांत चतुर्वेदी का कीजिए, सिद्धांत गुप्ता का कीजिए, वामिका गप्पी का कीजिए, मनोज शर्मा का कीजिए जो हमारे साथ काम करता है, राइट, जिसके साथ हमें मौका मिला है काम करने का। पक्का। जिशान भाई का कीजिए, ओके, मतलब ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। अभिषेक का कीजिए, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं था। अरे वाह, और हम सब लोग मतलब जो आराम नगर वाली जनता है, हम अपने आप को गैंग्स ऑफ आराम नगर बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो कितने लोग हो आप रामनगर वाली टीम? बहुत लोग हैं सर, अच्छा। मतलब बहुत पूरा एकदम। राजशेखर एक लिरिक्स राइटर है, अच्छा अच्छा, कोई अच्छा। बैकअप नहीं था। बिल्कुल, अली अब्बास जफर डायरेक्टर है, कोई बैकअप नहीं था। हाँ, वो लोग आज बने हैं और अच्छा कर रहे हैं अपने वहाँ पे। टैलेंट की वजह से बने, सही और बात कुछ है, नहीं। बहुत बढ़िया। और आपसे मैं जानबूझ के सारी चीज़ें पूछ रहा था ताकि आप रिकमेंड करो, और सही बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर आप सही पहचान पाते हो लोगों को, राइट। हम तो बात करेंगे, हम तो निकालेंगे बात कर के चीज़ें जो कि पब्लिक तक जाएगी, और पब्लिक डेफिनेट सी बात है इनको खूब सराहेगी उनकी बातें सुन के। थोड़ा फैमिली पे जाते हैं ना, आपके मम्मा पापा। तो मेरे फादर नहीं थे सर, मेरे फादर पास्ड अवे जब मैं 9 साल का था। मेरी मदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करती थी, और 2 साल पहले रिटायर हो गई हैं। अभी अपना रिटायरमेंट जीवन व्यतीत कर रही हैं। मेरी दादी हैं घर पे, उनका ख्याल रखा जाता है। तो मम्मा घर पे दिल्ली में। और बम्बई में मैं और प्रियंका हैं मेरी वाइफ। और बचपन से ही नाटक की जो रुचि बनी वो मेरी नानी की वजह से बनी। अच्छा। तो गर्मियों की छुट्टियों में, क्योंकि मम्मी स्कूल की छुट्टी होती थी, मम्मी ऑफिस जाती थी, तो मुझे नानी के घर छोड़ देती थी। तो पहली बार जो नाटक की वर्कशॉप हो रही थी, मुझे याद है 8 साल का था मैं, 8 साढ़े 8 साल का, तब साहित्य कला परिषद की वर्कशॉप हो रही थी। तो वहाँ पे मेरी नानी मुझे ले गई, क्योंकि वो मंदिर की कमेटी में भी थी। तो मंदिर में वो वर्कशॉप होती थी, तो उन्होंने बोला हाँ जाओ, मेरे बेटे को भी तुम कुछ कराओ। तो ऐसे नाटकों के अंदर मेरी एंट्री हुई। तो आज मैं कर पाया हूँ, उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरी नानी को भी जाता है। वो रही नहीं, लेकिन जो जहाँ से शुरुआत हुई है वो हुई है शुरुआत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई मैसेज आज की यूथ के लिए? कि मेहनत करो और फल की इच्छा मत करो। सही बात। अरे वाह, श्रीमद् भागवतम वाली तो वही वो रियलिटी है। मतलब मुझे लगता है अगर किसी ने चाणक्य नीति पढ़ी है और भागवत गीता पढ़ी है, तो वो इंसान तो ठीक रहेगा, राइट। गड़बड़ी नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं वो। हाँ, फिसलेगा नहीं। और अपने आप को समझने के लिए ये दोनों किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और यूथ को मैं चाहता हूँ, आज के यूथ को पढ़े कि हाँ, मतलब वो फेसबुक इंस्टाग्राम ठीक है, ये भी है, लेकिन किताबें जो इतने सालों से चली आ रही हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आज का जो सीरीज और जो पहले की मूवी, दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हो आप? पहले की मूवी और आजकल के सीरीज, आज जो सीरीज हैं वो रियलिज्म लेकर आए हैं इन स्टोरी टेलिंग। पहले की मूवीज में रियलिज्म कम होता था। अगर कॉमेडी बोलो तो स्लैपस्टिक होती थी, सिचुएशनल नहीं होती थी। जबकि अगर हमारा ह्यूमर आप देखें, अगर मैं और आप दोस्त हैं और बात कर रहे हैं, तो हम कभी स्लैपस्टिक ह्यूमर नहीं यूज करते हैं, सिचुएशनल ह्यूमर यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं आपको मिला, मैं आपको देखते ही मैंने आपको बोला अरे सर ये ड्रेडलॉक्स बहुत बढ़िया हैं। मैंने ये नहीं बोला भाई ये क्या बाल है, तेरे को क्या जुएं नहीं आती, ये सब नहीं किया ना। तो पहले की फिल्मों में सॉरी यार, तो हम कुछ ज्यादा नहीं बिल्कुल, अरे खूब इसी लेवल की बात ही होती है। आपने बोला तो खुल के बात करना। हाँ, करो ना भाई। तो पहले की फिल्मों में मुझे लगता है कि रियलिज्म मिसिंग था, जो कि सीरीज ने और आजकल की फिल्मों ने वो एरिया कवर किया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अनमोल। अरे संजय भाई, आपने टाइम निकाला। आपका यहाँ पे दिल्ली में वर्कशॉप चल रहा है पिछले 10 दिन से, हफ्ते भर से। लकीली आपसे बात भी हो गई। मेरे किसी एक कलीग ने आपका नंबर दिया। हाँ, अखिल ने दिया। वो बढ़िया बढ़िया बंदा है एकदम, पूरा प्यारा जूनियर सा एकदम होता है ना, छोटा भाई जैसा। एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप कास्टिंग डायरेक्टर है, उसको ज़रूर आप ले जाइए मुंबई, कुछ तो कराओ उसका, ताकि मैं उसको बोल रहा हूँ, उसका कलाकारी, उसका जो कला है ना, वो मैंने देखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ वो लड़का जिसने तो सेम मैं ऐसा हुआ करता था आज से 15 साल 16 साल पहले। मैंने उसको आज भी बोला, मैंने कहा अगर तुझे प्रोड्यूस करना है तो तू आजा, और किसी और के साथ काम मत कर, मेरे साथ काम कर। बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं ना एक्टिंग में मैं गलत डायरेक्शन नहीं दे सकता हूँ।
बिल्कुल। एक्टिंग में मैं ऑडिशन ले सकता हूँ, तुम अच्छे होगे तुम्हें रोल मिलेगा, अच्छे नहीं होगे नहीं मिलेगा। लेकिन जो अखिल के बारे में बात है वो है प्रोड्यूसर, और उसको प्रोड्यूसर बनना चाहिए। और एक बहुत गलत आइडिया है लोगों को कि प्रोड्यूसर वही होते हैं जिनके पास पैसा होता है और वो पैसा लगाते अच्छा, हैं। ऐसा ऐसा नहीं है। खाली प्रोड्यूसर पैसा नहीं लगाता। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अखिल को पता चल जाएगा कि उसके अंदर एक और इनर क्वालिटी है, बहुत बढ़िया प्रोड्यूसर quality वाला। है ये। और मैं उसको अखिल को बोलूँगा कि ये वाला एपिसोड ज़रूर देखे, ताकि वो रियलाइज़ कर सके उसके अंदर छिपा हुआ एक और गुण है और उसको उस पर काम करे। और मज़ा आ जाए अगर वो आ गया बॉम्बे तो हमारी टीम और बढ़ जाएगी, एक और गैंग्स ऑफ रामनगर में आदमी आ जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय भाई।